आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन हब की इस नई क्लास में, जहां पर आज हम सॉल्व करेंगे सीईटी 2023 के कुछ क्वेश्चंस जो कि सीईटी 2023 जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिले सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखते हैं, शिवी, चित्तौड़, उदयपुर, वागड़, सीकर, झुंझुनू, अर्बुद, सिरोही या सपाटलक्स, अजमेर, नागौर। तो यहाँ पर हमें कुछ प्राचीन नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित हमें यहाँ पर आधुनिक जिले का सही सुमेलित या मतलब गलत सुमेलित यहाँ पर छांटना है। तो जो प्राचीन काल में शिवी जनपद होता था उसका जो इसके वर्तमान जिले हैं वो चित्तौड़ और उदयपुर, ये बिल्कुल सही है। अर्बुद की बात की जाए तो सिरोही का ही प्राचीन नाम अर्बुद है, ये भी बिल्कुल सही है। सपाटलक्स की अगर हम बात करें तो अजमेर, नागौर, ये जो क्षेत्र है, सपाटलक्स मतलब है कि जो सांभर का आसपास का क्षेत्र था ये सपाटलक्स का ही क्षेत्र कहलाता था। यानी कि ये जो तीन ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है कि सपाटलक्स, अर्बुदेश और शिवी जनपद। लेकिन ये जो वागड़ है साथियों, ये वागड़ जो प्रदेश है ये सीकर और झुंझुनू नहीं है, क्योंकि वागड़ के अंतर्गत आता था उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, और ये जो सीकर और झुंझुनू है ये क्षेत्र कहलाता था बांगड़। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है, वागड़ और बांगड़ ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर आधुनिक पहचान है, यानी कि हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि जवालीपुर किसका प्राचीन नाम था, जालोर, सिरोही, जैसलमेर या नागौर। तो जवालीपुर जो प्राचीन नाम था ये था ऑप्शन नंबर एक जो है जालोर, ये इसका प्राचीन नाम है। बाकी सिरोही का तभी हमने चर्चा कर चुके हैं, इसका प्राचीन नाम अर्बुद था। और अगर और बात करें जैसलमेर की तो इसका प्राचीन नाम मांड था। और बात करें नागौर की तो इसका प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। ठीक है, तो ये नाम भी आपको कुछ ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से ये जो जिले दिए हुए हैं इनका हमें बताना है क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये वाला क्रम हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इस क्रम में मैप की ओर देखें तो ये एक राजस्थान का एक रफ मैप है, तो जिसमें हम बात करें श्रीगंगानगर की तो ये श्रीगंगानगर आता है इस क्षेत्र पर। ठीक है, जालौर ये आता है सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में, और जोधपुर आता है यहाँ मिडिल में, और बीकानेर आता है यहाँ पर गंगानगर के नीचे। तो अगर हम इसका सही क्रम देखें तो सबसे पहले तो आता है श्रीगंगानगर यानी कि नंबर एक, तो ये तो कट गया ऑप्शन। नंबर एक के बाद में आता है बीकानेर यानी कि फर्स्ट के बाद में फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का अक्षांश से विस्तार है। तो अक्षांश के विस्तार का मतलब होता है ये वाले विस्तार, यानी कि जो आड़ी रेखाएं होती है इनका जो ये जो विस्तार हमें यहाँ पर बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है, यानी कि इसके जितने भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी होंगे। उत्तरी, इनके सारे अक्षांश कैसे होंगे, उत्तरी होंगे। तो दक्षिण वाले तो सारे गलत ऑप्शन है, यानी कि इस तरह से भी आप इसका निकाल सकते थे कि दक्षिण वाले तो सारे ही गलत होंगे। करेक्ट कौन सा होगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़। तो कर्क रेखा जो राजस्थान से होकर गुजरती है वो दो जिलों से होकर गुजरती है, एक तो ये बांसवाड़ा हो गया और एक हो गया डूंगरपुर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने किलोमीटर की लंबाई से ये गुजरती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, यानी कि इस क्रम में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई मैंने आपको बता दी 1070 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत ये चार जिले आते हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्रम बताना है दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे जो साउथ में आता है वो आता है बाड़मेर, उसके बाद आता है जैसलमेर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है गंगानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीय प्रदेश इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 12, 13, 14, 15। तो ऑप्शंस भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, 12। देखिए मरुस्थल के अंतर्गत तो आते हैं 12, अरावली के अंतर्गत आते हैं 13। वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो जो मरुस्थल में आते हैं वो आते हैं 19। ठीक है, और जो अरावली आते हैं उसके अंतर्गत आते हैं 20। तो ये चार आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है वर्तमान संदर्भ में जो अभी कुछ जिले बने हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, 12, 19, 13, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान
राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? आधा, एक तिहाई, दो तिहाई या एक चौथाई? तो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, क्योंकि सबको आपको ये तो याद होगा कि राजस्थान मरुस्थल 61% क्षेत्र पर है, लेकिन इसका यहाँ पर हमें भिन्न रूप में बताया है कि कितना प्रतिशत, सॉरी कितना यहाँ पर भिन्न रूप में है। तो आधा नहीं है, वो है 61%, और 61% कब आएगा? जब हम दो तिहाई यानी कि 2/3 को इंटू 100 से करेंगे। तो 3 से 100 कट जाएगा 33.33 बार, और ये से इंटू होकर हो जाएगा 66, यानी कि लगभग लगभग में दो तिहाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका बिल्कुल करेक्ट है, दो तिहाई इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, सीटी में भी आया था, देखिए 2023 में आया था सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर पूछा है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, इसका दूसरा नाम और अन्य नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि आकलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये जो स्थित है वो है जैसलमेर में है, जहाँ पर जुरासिक काल की लकड़ियाँ और ये जो डायनासोर है उनकी हड्डियों के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में डाढ़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? मरुस्थल में प्लाय है, नकलिस्तान है, चंद्राकार बालू का स्तूप के गर्त है, या उत्खात भूमि है? तो डाढ़ के नाम से जो जाना जाता है वो है चंद्राकार बालू का स्तूप के बीच में जो गर्त होते हैं उन्हें बोलते हैं डाढ़। बाकी मरुस्थल में प्लाय ये तो एक प्रकार की अस्थायी झील है। नकलिस्तान, चोलिस्तान, ये जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है इसे पाकिस्तान में बोलते हैं, ये पाकिस्तान में इसे नकलिस्तान या चोलिस्तान बोलते हैं। बाकी उत्खात बेसिन आप सभी जानते हैं, चंबल का बिहार जो क्षेत्र है वो उत्खात बेसिन का मतलब एक प्रकार से उत्खात भूमि बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होता है? यानी कि जिस दिशा में पवन चल रही है, जैसे कि अगर ये पवन की दिशा है तो इसी के समानांतर भी धोरे बनेंगे, यानी कि इसके समानांतर वो बालू का स्तूप बनेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन से बालू का स्तूप है जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। तो बरखान आप सभी को जानते हैं कि बरखान जो अर्धचंद्राकार होते हैं तो ये पवन की दिशा के समानांतर नहीं बनते, पवन की दिशा के अनुप्रस्थ बनते हैं, यानी कि अनुप्रस्थ और बरखान जो होते हैं वो लगभग सेम है। तो ये पवन की दिशा के 90 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस तो कट चुके हैं। और ऑप्शंस की अगर हम बात की जाए तो पैराबोलिक देखें तो पैराबोलिक भी नहीं होगा, लेकिन ये जो सीप है इसी का अन्य नाम है अनुधैर्य। अनुधैर्य, और अनुधैर्य का मतलब होता है समानांतर, यानी कि जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में रेत के धोरे बनेंगे, फिर रेत के टीले बनेंगे, जिन्हें बोलते हैं सीप बालू का स्तूप। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी है कि बरखान को ही बोलते हैं अनुप्रस्थ और सीप को ही बोलते हैं अनुधैर्य, यानी कि इनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग सेम होती है, तो दोनों को आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 12 पूछा है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो है सत्य? यहाँ पर हमें यहाँ पर सत्य तथ्य बताना है और यहाँ पर कूट का चयन करना है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कैम्ब्रियन युग में हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, यानी कि कैम्ब्रियन युग से जस्ट पहले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड कह रहा है कि ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो वलित पर्वत के रूप में हुआ था। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वलित के तो रूप में तो निर्माण हुआ था, और अवशिष्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये गलत हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों से निर्मित तो है लेकिन मुख्यतः नहीं है, क्योंकि आग्नेय चट्टानें वो होती है जो लावा से बनती है, लेकिन आप सब जानते हैं जैसे कि अरावली पर्वतमाला में संगमरमर भी है, ग्रेनाइट भी है, और ये वो चट्टानें हैं जो आग्नेय चट्टानों से कायांतरित होकर बनती है, यानी कि मुख्यतः तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 इसका गलत है। लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन देखें कि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में, ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो सेकंड और थर्ड है ये सेकंड और फोर्थ है ये दो ऑप्शन सही है, बाकी जो दो ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ अगर अपन कूट में देखें तो कूट में इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड और फोर्थ, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरावली पर्वत का दूसरा उच्चतम शिखर, दूसरा यहाँ पर पूछा है, पहला सभी को याद है गुरु शिखर 1727, दूसरा कौन सा है वो है शेर 1597 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट है इसका। यहाँ पर भी हमें वापस पूछा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है चोटियों का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब होता है सबसे बड़ी, छोटी, छोटी, छोटी। तो सबसे बड़ी गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर गुरु, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर आती जरगा। जरगा यहाँ पर यानी कि दो ऑप्शन कट जाएंगे। जरगा के बाद में आती है गुरु, शेर, दिल, जरगा, दिल, जरगा, अचल, कुम, रघु, रघु, कमल, सज्जन, गौरम, गोसायरा, तारा, लीला, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? तो जालोर ग्रेनाइट सिटी जालोर ये पाई जाती है, और इसी के साथ पाई जाती है रायोलाइट्स। बाकी बेसाड़ जो है वो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, खासकर हाड़ौती में, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और जो काली मिट्टी होती है वो बेसाड़ से ही निर्मित होती है। बाकी गेब्रो नहीं पाई जाती, यानी कि सेकंड और थर्ड। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकंड थर्ड, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सुमेलित नहीं है? भाकर पूर्वी सिरोही, बिल्कुल ये सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में है, लेकिन अगर आ जाए रोजा भाकर, इसराना भाकर और आ जाए झाड़ोल भाकर, तो ये जो होती है ये सभी स्थलाकृतियाँ ये पाई जाती है जालोर में, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ भाकर ही आ जाए तो ये सिरोही बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार माउंट आबू सबसे ऊंचा पठार है, बिल्कुल सही है, 1360 मीटर उसकी ऊंचाई है। लसाड़िया का पठार राजसमंद, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लसाड़िया का जो पठार है वो राजसमंद में नहीं है, वो जयसमंद झील के किनारे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बोराट जो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में मालपुरा करौली के मैदान किस नदी का बेसिन का भाग है? एक तो मालपुरा करौली, एक आ जाएगा पीटमांड और एक आ जाएगा देवगढ़। ये जो तीन मैदान है ये मैदान भाग है बनास बेसिन का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर, यानी कि ऐसी झील जो या फिर ऐसी झील या फिर ऐसा क्रेटर जो उल्का पिंड से बना है, तो वो है रामगढ़। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रामगढ़ कौन सा है, झुंझुनू है, सीकर है, बारा है, अलवर है। तो ये जो है वो है बारा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ इसका जो विस्तार है वो है कोटा और झालावाड़ के मध्य में। सर्वाधिक विस्तार तो इसका खैर कोटा में है, तो कोटा और ये जो क्षेत्र है कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी, ये क्षेत्र आता है हाड़ौती का पठार। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज टोटली करेक्ट। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? काकड़ी, जैसलमेर, बाणगंगा, जयपुर, वात्रक, बांसवाड़ा, डोई, अजमेर। तो काकनी जैसलमेर अंतर्प्रवाह की सबसे छोटी नदी जैसलमेर के अंतर्गत प्रवाहित होती है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा बैराट की पौड़ी से उत्पत्ति स्थान, जयपुर क्षेत्र में बहु क्षेत्र, बिल्कुल सही है। लेकिन जो वात्रक है ये साबरमती की सहायक नदी है, और इसका जो संपूर्ण विस्तार है ये उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी कि जो बांसवाड़ा है ये बिल्कुल इसका करेक्ट गलत आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज टोटली करेक्ट। बाकी डाई जो है डाई जो है वो इसका विस्तार अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशंस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।